फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का कहना है कि इसकी नजरें पाकिस्तान पर है। एजेंसी का बयान हिजबुल मुजाहिदीन के सरबराह सईद सलाहुद्दीन के रावलपिंडी में होने की इत्तला के बाद सामने आया। याद रहे कि गुज़श्ता दिनों सलाहुद्दीन ने दहशतगर्द बशीर के जनाजे में शिरकत की थी। बशीर अहमद को नामालूम अफराद ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था। वो सईद सलाहुद्दीन का करीबी समझा जाता था। Grey list at the last plenary. Pakistan had 2 action plans to complete, and they had 34 action items that were on this plan. There was an on-site visit by the FATF to Pakistan, which confirmed that Pakistan has strengthened its AML and CFT systems. Pakistan has also taken action to complete the 34 action plan items, either totally or substantially, based on high-level political commitment by Pakistan to basically continue and sustain these, further changes to its AML system to strengthen it. The FATF plenary decided to take Pakistan off the grey list. Now, what is important to stress is that while Pakistan has been taken off the grey list, Pakistan continues to have, continues to be supervised by the Asia Pacific Group. So I would urge Pakistan to continue to address its remaining action plan items, to fully complete them, as well as to make sure that it sustains its commitment and continues to enhance its AML CFT systems. I will not speculate on specific, media reports, but I think what is important is to emphasize that there continues to be, monitoring of Pakistan's progress by the Asia Pacific Group. Thank you. AICC के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश को DPAP के सदर और साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद पर तबसरा करने पर हद की इज्जत के मामले में कानूनी नोटिस भेजा गया है, जिसमें जयराम रमेश के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने के साथ 2 करोड़ रुपए हर्जाने का मुतालबा किया गया है। गुलाम नबी आजाद साहब एक नेशनल लेवल के लीडर हैं और उन्होंने 40 साल से ऊपर जो है नेशनल पॉलिटिक्स खेली है और बड़े कैपेबिलिटी से, डिग्निटी से खेली है। उन्होंने अपने लीडरशिप का ट्रस्ट हासिल किया था। हमारे जो जयराम जी रमेश हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के, उन्होंने अपने कमेंट्स दिए उस पर कि ये गुलाम हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल में इस चीज़ का जिक्र किया। जब ये दिल्ली में एंटर हुए थे तो तब उन्होंने कमेंट करने शुरू किए थे गुलाम नबी आज़ाद पर, जो डेलिबरेटली और इंटेंशनली उन्होंने किए थे कि गुलाम नबी आज़ाद जो है मीर जाफर के लेवल का आदमी है। मीर जाफर के साथ उन्होंने कहा कि ये वोट काटने के लिए आए हुए हैं। फिर वो मोदी प्राउड कहते हैं कि मोदी से प्रोजेक्टेड आदमी है। ये जो जयराम जी रमेश जो है, उन्होंने जो डेफेमेटरी ये वर्ड्स और डेफेमेटरी लैंग्वेज जो है, एब्यूसिव लैंग्वेज हम इसको भी कहते हैं, अनवारंटेड तौर पर उन्होंने इनके खिलाफ इनकी पोजीशन को लेट डाउन करने के लिए, अंडर एस्टिमेट करते हुए इतने हाई स्टाइल लीडर को उसकी इमेज को इन्होंने उसकी पगड़ी उछालने के लिए इन्होंने जो स्टेटमेंट दिए, तो इसके तौर पर हमने इनको लीगल नोटिस सर्व किया है। जयराम रमेश जी जो मेंबर पार्लियामेंट भी हैं और हमारे जनरल सेक्रेटरी भी कांग्रेस के हैं, आर्डिनरी लेवल के तौर पर है। जो हमारा जो आइन है वो जरूर किसी हद तक इजाजत देता है, मगर इतनी फ्रीडम नहीं है, इतनी आज़ादी नहीं है कि आप किसी की पगड़ी छालो, किसी के गाली गलौज करो या किसी पे कमेंट मारो, किसी को तजर करो, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद की इज्जत का मुकाबला तो करोड़ों के अरबों से भी नहीं किया जा सकता। तो हमने टोकन जो है डैमेजेस जो है 2 करोड़ के डैमेजेस का उनको कल लीगल नोटिस दिया है, 2 दिन पहले उनको दिया है। साथ में हमने एक और भी गुलाम नबी आज़ाद साहब की इंस्ट्रक्शन पर एक और भी ऑप्शन रखी है कि अगर वो अनकंडीशनल माफ़ीनामा लिख के देते हैं गुलाम नबी आज़ाद को, तो उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद साहब उस माफ़ीनामे को एग्री करें या डिसएग्री करें, वो बालक की बात है। मगर नहीं, अगर 14 दिन के अंदर 2 हफ्ते का टाइम हमने दिया है, अगर 2 हफ्ते जो है नोटिस रिसीव करने के बाद अगर 2 हफ्ते के अंदर वो जयराम जी अपना माफ़ीनामा नहीं देते हैं, तो हम कोर्ट में उनके खिलाफ जो है डैमेजेस का क्रिमिनल, बहुत सिविल
डिफेमेशन एंड क्रिमिनल डिफेमेशन के तौर पर उनके खिलाफ हम कोर्ट में यहाँ क्या कहते हैं कोर्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। निहालपुरा पट्टन में अपनी पार्टी का कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। इस कन्वेंशन में अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी, गुलाम हसन मीर, पट्टन हलके के नामजद उम्मीदवार जावेद इकबाल और दीगर लीडरान मौजूद रहे। कन्वेंशन से अल्ताफ बुखारी, गुलाम हसन मीर और जावेद इकबाल और दीगर लीडरान ने खिताब किया। अल्ताफ बुखारी ने एनसी और पीडीपी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों ने जम्मू कश्मीर को काफी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि एनसी कश्मीरियों की असल दुश्मन है। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर के अवाम के हुकूक के तहफ्फुज के लिए हर मुहाज पर जदोजहद करेगी। वो एक एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं यहाँ की, इस वक्त वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोगों के नुमाइंदगी करते हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम लोगों की बात करते हैं, वो सरकार की बात करते हैं, वो अपना पक्ष रखते हैं, हम अपना पक्ष रखते हैं। उनकी बात में भी मेरिट है, हमारी बात में हम अपने लोगों की हालत देखते हैं, हम अपने लोगों की हालत के मुताबिक कहते हैं कि हमारे लोगों की हालत इस वक्त नहीं है। जिस वक्त हमारे लोगों की हालत होगी उस वक्त जो एक नई सरकार आएगी वो फैसला ले लेगी। चीज़ की है क्या प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए, इस वक्त हमारे लोगों की हालत नहीं ऐसी है कि प्रॉपर्टी टैक्स लगे। एलजी साहब जो बोलते हैं वो सरकार चलाते हैं, वो सरकार का पक्ष रखते हैं, हम आवाम के नुमाइंदे, हम आवाम की बात रखते हैं। अपनी पार्टी का एक ही मंशूर है कि लोगों को सच बोलो और सच की सियासत करो। हम जब 2020 में निकले, जब पार्टी बनाई, हमने उस वक्त भी कहा हम ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ लाएंगे, हम नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ लाएंगे, हम स्टेटहुड वापस लाएंगे। अल्लाह के फजल से दो चीज़ें तो हमने की जो आप सब देख रहे हैं। खुदाइन हो ये ज़मीन अगर ना असे ओनमुत ऑर्डर तो सारी आसान कड़मत तेली ओनमुत पो याद तमन तुम छो ऑर्डर तहत पत् कोड़मुत नौकरियन हूं इथे कन स्टेटहुड सह अनो। बहुत फारूक साहब ने अत कत सतन इतफाक करान कि ना दिल्ली दी नहीं कि क्यों नहीं देगी दिल्ली, हम लाएंगे। मैं आज लोगों को वादा देता हूं कि हमें सरकार कल हमारे हक में वोट दीजिए, हमारी सरकार लाएगी स्टेटहुड वापस। रॉ के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह दौलत के बयान पर अपनी पार्टी के लीडर अल्ताफ बुखारी ने रद्द अमल जाहिर किया। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि यह बात सच है कि जिसके पास ताकत होती है उसी की चलती है। स्टेटहुड के सवाल पर बुखारी ने कहा कि अपनी पार्टी स्टेटहुड की वापसी के लिए अपनी जदोजहद करेगी। वाज़ेह है कि साबिक रॉ चीफ का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर में मरकजी हुकूमत ताकत की पॉलिसी पर अमल कर रही है, लेकिन आइडिया ऑफ इंडिया अपना वजूद खो रही है। दुनिया में कोई जगह है जहां ताकत का वजूद काम नहीं करता है। ये तो आप देखते हैं यहाँ गांव में, आप देखिए जो ज्यादा ताकतवर है उसी की चलती है। ये तो बात सच है। यही तो हमें एहसास होना चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों को, क्या हम इतने ताकतवर नहीं हैं जितना हिंदुस्तान ताकतवर है। इसलिए हमें जब हिंदुस्तान के साथ ही रहना है, उसके रोजो न खुश पटी, उसके रोजो दोई लड़ाई करान तो दोई कने लायान तो दोई जेल गचान बेमो तथन सारी हिंदुस्तान बेवान अ सारी हक लड़ो तमो चीज़ों खतर जो हिंदुस्तान के आईन में। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हिलाल अकबर लोन ने इल्जाम आयद किया कि एलजी इंतजामिया के हालिया फैसले इंसदादी तजावुजात मुहिम और प्रॉपर्टी टैक्स कानून जम्मू कश्मीर के आम लोगों को दबाने के लिए है। हिलाल लोन ने कहा कि हुकूमत ने यहां दफा 370 के खात्मे के बाद इस बात का बुलंद दावा किया था कि यहां पर हर शोबे में तरक्की हो रही है, लेकिन हुकूमत का दावा गलत साबित हो रहा है क्योंकि यहां कोई तरक्की नहीं हो रही है, बल्कि एक से बढ़कर एक नए कानून पर यहाँ लोगों पर थोपे जा रहे हैं। ये इनका काम ही है कश्मीरी को दबाना। ये जो इंक्रोचमेंट ड्राइव या प्रॉपर्टी टैक्स का जो इन्होंने कानून लाया है, ये कश्मीरी को दबाना है, बाकी कुछ नहीं है। हम लोग ऑलरेडी इक़्तिसादी तौर से बिल्कुल पसमानदा है, सियासी तौर से पसमानदा है, ना हमारे पास इक़्तिसादी वो हालात हैं जिससे हम अपने हालात का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन इनका यही काम है, लोगों को परेशान करना, खासकर कश्मीरी को परेशान करना। क्या किया है इन्होंने? 370 खत्म करने के बाद ये बुलंद दावा कर रहे थे कि हम जी वो डेवलपमेंट करेंगे। कौन सी डेवलपमेंट?
हुकूमत प्रॉपर्टी टैक्स के निफाज पर सख्ती नहीं करती। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर वीके भदौरी और कमिश्नर अतहर आमिर खान ने ताजरों और दीगर तंजीमों के साथ मीटिंग की और प्रॉपर्टी टैक्स से मुतालिक खदशात को दूर करने की कोशिश की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डिविजनल कमिश्नर और कमिश्नर SMC ने वाज़ेह किया कि टैक्स अप्रैल 2023 से वसूल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टैक्स के निफाज के लिए हुकूमत को मुंतखब बल्दियाती काउंसलरों की इजाजत या रजामंदी की जरूरत नहीं है। आप ये एसओ पढ़ेंगे, इस एसओ में देयर इज अ रेफरेंस टू सेक्शन 143A ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, जिसमें द गवर्नमेंट हैज द पावर्स एंड अथॉरिटी पावर्स टू इंप्लीमेंट एंड इशू दिस ऑर्डर, जिसको इशू किया गया है। एंड इट इज क्लियरली रिटन इन द ऑर्डर दैट दिस विल बी implemented from 1st April 2023 and it will be implemented with that timeline, with that direction as the government has already issued. As far as the fact is concerned, again कि अगर ये order अगर government ने issue किया हुआ है, but this has been issued for the empowerment, for the improvement of the municipal bodies, मुझे लगता है सबसे बड़ा beneficiary इसका municipal corporation ही होगा। चाहे वो बिहार हो, उड़ीसा हो, जहां हमसे कम लोग पैसा कमाते हैं वहां भी लोग प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं और अपनी कॉरपोरेशन को देते हैं और उनको उसी से अच्छी सर्विसेज मिलती है। JNK में अभी जो हालात है आप भी जानते हैं, नंबर ऑफ टूरिस्ट पहले कितने थे, आज कितने हैं। एप्पल की पैदावार हो, केसर हो, या पहले कितनी थी और आज कितनी है। ठीक है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि पहले से बेहतर है, नंबर ऑफ टूरिस्ट पहले से ज्यादा अच्छे हैं, लोग अच्छे पहले से कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं, ये आपके ऊपर है। प्रॉपर्टी टैक्स के मामले पे हुकूमत पीछे हटे, इसके आसार बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। यहाँ आज अभी आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे एक मीटिंग हो रही है ताजरों के साथ, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और कमिश्नर SMC की। ये ताजरों को समझाया जा रहा है कि टैक्स किस तरह लगेगा और क्या फार्मूला है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बताया गया कि टैक्स कम होगा, इतना ज़्यादा नहीं है। और कोशिश ये अब सरकार की है कि लोगों को जानकारी दी जा सके टैक्स के बारे में और जो शुबहात हैं वो दूर किए जा सकें। लेकिन उधर से जो बयानबाजी है, पॉलिटिकल बयानबाजी है, वो जारी है। वो सिर्फ साफ कह रहे हैं जो सियासतदान है कि इस टैक्स को यहाँ नहीं लगाया जा सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बात और साफ की गई, वो ये कि जो कुछ काउंसलर्स ये कह रहे थे कि काउंसलर्स की इजाज़त के बगैर, यानी म्युनिसिपल काउंसलर्स की इजाज़त के बगैर ये टैक्स नहीं लगाया जा सकता। उस पे भी कमिश्नर SMC ने साफ कर दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, हुकूमत और कमिश्नर ये टैक्स लगा सकता है। और अब ये बिल्कुल साफ लगने लगा है कि हुकूमत प्रॉपर्टी टैक्स पे किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। जहांगीर अजीज के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ श्रीनगर में PDP लीडरों और कारकुनान ने मुजाहिरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन प्रॉपर्टी टैक्स से मुतालिक हुकूमती हुक्मनामे की कापियां अपने हाथों में थामे हुए थे। PDP के मरकजी तर्जुमान सुहेल बुखारी ने प्रॉपर्टी टैक्स से मुतालिक हुकूमत के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। 2019 में 5 अगस्त को जिस तरह से गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पे इन्होंने यहाँ के हुकूक सलब किए, उसके बाद तो खैर इनके पास कोई हक वैसे ही नहीं बनता है। लेकिन ये जो कुछ कर रहे हैं, इनका एक ही एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर के आवाम को पहले तो सियासी तौर इन्होंने डिसम्पावर किया, उसके बाद अब ये इकोनॉमिकली भी चाहते हैं कि हर एक यहाँ का जो बाशिंदा है वो परेशान हो। और उसकी एक कड़ी है ये जो इन्होंने आज किया है, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी। PDP की जम्मू जिला यूनिट ने आज प्रॉपर्टी टैक्स से मुतालिक हुक्मनामे के खिलाफ दस्तखती मुहिम शुरू की है। यह दस्तखती मुहिम हालिया प्रॉपर्टी टैक्स नोटिफिकेशन के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराने और लोगों में बेदारी लाने के लिए की गई है। PDP लीडरों ने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने तमाम पार्टी लीडरों को हिदायत दी कि वो प्रॉपर्टी टैक्स ऑर्डर के खिलाफ अवामी हिमायत को मुतहरिक करें। उन्होंने हुकूमत से इस हुक्म को नाफिज न करने और इसे वापस लेने का मुतालबा किया। जहाँ जो दिल्ली सरकार कहती थी कि दूध की नदियां बहेंगी, उसकी जगह ये खून की नदियां बहाने पे लगे हुए हैं। कि पहले तो इन्होंने जो जम्मू कश्मीर की ट्रांसपोर्ट को जो टैक्स पे टैक्स लगाए, फिर उन्होंने टोल प्लाजे वगैरह वगैरह,
अब टैक्स बिजली के मीटर, स्मार्ट मीटर आ गए, अब ये प्रॉपर्टी टैक्स आ गया, आगे कल को कुछ और आ जाएगा। हम कहते हैं, जब हमारी मैडम महबूबा जी कहते थे कि 370 और 35A का नुकसान जो है वो जम्मू कश्मीर को भुगतना पड़ेगा, आज वो दिख रहा है। आज जम्मू के लोग भी कह रहे हैं कि 370 35A टूटने से हमें नुकसान ही हुआ है। इसलिए स्टार्ट की कि इन्होंने जो टैक्स जो लगाए, ठीक गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाए हैं, इन्होंने जो एक तो 370 हमसे जब से हटी है, एक तो हमारे ऊपर जहां पर कोई भी लोकल ऑफिसर नहीं है, कोई कुछ नहीं। आप इंटीरियर मोहल्ले में चले जाओ, इतने गरीब लोग हैं मोहल्ले में, तो वो टैक्स कहाँ से पेगे। जैसे कि किसी का बाप नौकरी करता था, उसने उसको घर दे दिया, बच्चा अनएम्प्लॉयड है, बाप की डेथ हो चुकी है, वो कहाँ से टैक्स देगा। इसके लिए इसलिए खराब हूँ कि भाई हमारी जो इनकम है वो कम है, तो हम लोग कहाँ से प्रॉपर्टी टैक्स पे करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स पे हमारे ऊपर ही बर्डन पड़ेगा। अगर हम कहीं पे रह रहे हैं, एम्प्लॉई हैं यहाँ पे, और इनकम के हिसाब से हमारा जो है हम टैक्स पेपर नहीं हो सकते। हालिया दिनों सरकार की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स आयद करने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया और इस हवाले से अवाम में पाए जाने वाले खदशात को दूर करने के लिए अवंतीपुरा म्युनिसिपल कमेटी में एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। प्रोग्राम में एडीसी अवंतीपुरा जफर शाल ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स से मुतालिक तफसीली जानकारी दी। प्रोग्राम में मकामी लोगों के अलावा सिविल सोसाइटी के मेंबरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जिनको एक क्लैरिटी देना चाहते थे कि जो प्रॉपर्टी टैक्स का इस वक्त नेगेटिव प्रोपेगेंडा चल रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स एक कुछ जुल्म चल रहा है, ये इस नेगेटिव प्रोपेगेंडा को ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है, अगर कुछ लग भी रहा है, उसमें बहुत सारे क्लॉज हैं। सबसे पहले तो एक एग्जम्पशन है उन लोगों पे जो एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं। इन एडिशन टू दैट इसमें इस चीज़ का भी प्रोविज़न रखा गया है कि 1000 स्क्वायर फुट से कम जिसका मकान है उस पर भी कोई टैक्स नहीं लग रहा है। इन एडिशन टू दैट आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो सर्कुलर इंस्ट्रक्शन आई है उसमें गुरुद्वारा, उसमें मस्जिद, उसमें मंदिर या उसमें कोई भी ऐसा जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है। बाकी जो टैक्स का जो पैसा अगर थोड़ा बहुत आएगा भी, तो ये किस चीज़ के लिए पैसा इस्तेमाल हो रहा है? ये पैसा इस्तेमाल हो रहा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जो म्यूनसिपल कमिटीज़ हैं, उन पे ये पैसा खर्चा होगा। ये बेसिकली इन्हीं लोगों का पैसा है, इन्हीं पे खर्चा भी होगा। इस चीज़ की हमने इनको बेसिकली एक क्लैरिटी दी और इनको समझाया कि अगर किसी के मकान पे कितना टैक्स लग रहा है। एक एग्जांपल्स भी हमने दी कि जो सबसे बड़ा मकान होगा यहाँ पे अवंतीपोरा में, कितना उस पर टैक्स लगेगा, किस तरीके से उसको टैक्स लगेगा और कौन कौन से बेनिफिट्स हैं उसको अगर वो इस्तेमाल करना चाहता है विद रिगार्ड्स टू वो टैक्स, चाहे वन टाइम पे करे या चाहे साल में 2 बार पे कर सकता है, उस पर भी उसको रिबेट मिल रहा है। इन चीज़ों को हमने इनके लिए क्लियर कर। बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर निर्भर सिंह ने पार्टी को मजीद मजबूत करने के लिए कठुआ में पार्टी कारकुनान के साथ मीटिंग की। उन्होंने जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स पर बात करते हुए कहा कि ये टैक्स शहरियों की तरक्की के लिए जरूरी है। ये टैक्स दूसरी रियासतों में भी लिया जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों को इसके दायरे में बाहर रखा गया है और अमीर लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाएगा। देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स ये समझना पड़ेगा, ये टैक्स एक तो शहरों में है और पूरे देश में है। कुछ लोग इसको यूटी के साथ जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। पंजाब में है, हिमाचल में है और ये नॉमिनल है, बहुत बड़ा टैक्स नहीं है, साल में एक बार देना है। और जो ज़्यादा से ज़्यादा साल में 1000 रुपया, 1500 रुपया जो भी इसका होगा, वो भी उन लोगों को जिनका शहर में 1000 स्क्वायर जो फिट है उससे ज़्यादा का जिसका घर है। अगर छोटे घर में 1 मरले में, 2 मरले में, 3 मरले, वो इसके दायरे में नहीं आएंगे। और जो दुकान है, दुकान भी छोटी दुकान इसके दायरे में नहीं आएगी। तो जो मिडिल क्लास है, जो दे सकते हैं, साल में अगर कोई आदमी 500 रुपया हम रिचार्ज भी करवाते हैं, जैसे कल एलजी साहब कर रहे थे, तो इसलिए उसका लोगों को पैनिकी नहीं होना चाहिए। और ये जो पैसा है सरकार नहीं ले रही है। और कठुआ में जो टैक्स लगेगा तो कठुआ म्यूनसिपल कमेटी के पास जाएगा, अगर नगरी में होगा तो नगरी के उसके खाते में जाएगा, तो वहाँ लोगों की डेवलपमेंट होगी। और क्योंकि ये टैक्स जो है ये पूरे देश में है
जम्मू कश्मीर में पहले लगता था, लेकिन बीच में शायद उग्रवाद के कारण किस तरह से बीच में उग्राही नहीं हुई है, लेकिन दोबारा से फिर से जो है इसको करने की कोशिश की गई है। तो ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। सब डिवीजन उड़ी में बिजली के इजाफी बिलों पर पीडीपी के खिलाफ मकामी लोगों और ताजरों ने एहतजाज किया। लोगों ने महकमे बिजली बिल को 370 और 690 रुपए से बढ़ाकर 700 से 1400 तक करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने पीडीडी सब डिवीजन महवारा पर जानबूझकर बिजली बिलों में इजाफा करने का इल्जाम आयद किया। मकामी लोगों का इल्जाम है कि महकमे की जानिब से उड़ी में बिला रुकावट बिजली की फराहमी को यकीनी नहीं बनाया गया। अक्सर औकात शहर में बिजली गायब ही रहती है। उड़ी के देही इलाकों में भी लोड शेडिंग के नाम पर अक्सर बिजली कटौती की जाती है। लोगों ने इन भारी बिलों को नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया और बढ़ाए गए इजाफों को वापस लेने का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने कहा कि अशियाई जरूरिया की कीमतें आसमान को छू रही है। ऐसे में खानदान का पेट भरना बहुत मुश्किल हो रहा है। उन्होंने एलजी इंतजामिया से इस मामले में इंसाफ करने की अपील की। जनाब, हमारी अर्ज ये है कि हमने ये 2-3 दिन पहले भी प्रोटेस्ट किया यहाँ उड़ी के अंदर, उसके पहले बोनियार में किया, उससे बाद इधर भी किया, हमारी किसी ने सुनी नहीं। ये जो बिलें बिजली की आ रही हैं, क्या गांव में क्या सिटी में, ये बहुत ज़्यादा हैं। हमारे को अभी 690 रुपये बिल आई हुई है, किसी को 900 है, किसी को 1400 है। इसलिए यहाँ कोई रोज़गार इतना बड़ा है नहीं, मजदूरी है नहीं, ये गरीब आदमी भर नहीं सकते। जो इधर AWS लगा रखी है, हम उसकी कदर करते हैं, वो हमारे अफसर हैं, वो जो ऊपर से शुल्क आता है वही आगे वो पेश करती हैं। इसलिए उनसे गुजारिश है कि ये बात ऊपर तक पहुंचाएं, हमारे पर ऐसा जुल्म ना करें और गरीब आदमी को चक्की के नीचे ना पीसा जाए। हम 280 आती थी, 300 350 आती थी, हम भर देते थे। 400 आई तो 400 भर दिया हमने। आज हमें 2140 आए, नीचे नहीं भर सकते हम, क्यों बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कि उनको भी पेट पालना है और हमारे पास ऐसा कोई चीज़ नहीं है, जो साधन नहीं है। बदलों ने हमारी बुरी हालत कर रखी है। मकान वो छत तोड़ ताड़ के उन्होंने बिल्कुल ऐसे नीचे कर दिया। अगर किसी का मकान जल जाता वो हमें बख्शेंगे? नहीं बख्श सकते हमें। हम गरीब से इंसाफ नहीं है मेरे पास। 50 मीटर तार लेके मैंने खुद लगाई है, कोई पोल नहीं मेरे पास, कोई कुछ नहीं है जनाब। जनाब काम में 11,000 भरूंगा एक महीने के बिल। जहाँ 300 या 400 बिल आती है तो 11,000 मैं भरूंगा मीटर के बिल। या फिर मीटर ये उठा के ले जाए तो फ़ायदा क्या है मीटर लगाने का? कोई मतलब ही नहीं है। डिस्कनेक्ट कर दें, फिर हम शमा जला के खाना खाएंगे, अब जला के पावर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अब क्या मुतालबा है आपको? तो जनाब इतनी बिल तो नहीं होनी चाहिए ना, तो गरीब आदमी क्या कर सकता है? फिर जब मैडम इतना जुल्म करेगी तो गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? ये भी सोचने की बात है ना। 11,000 एक महीने की बिल कहाँ से भरूंगा मैं? जिला गांधरबल के मालपुरा की खवातीन ने महकमे पावर डिपार्टमेंट की तरफ डिजिटल मीटर लगाने के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने मुतल्लिका महकमे के खिलाफ नारे लगाए। एहतजाजी खवातीन का कहना है कि इलाके में ज्यादातर गरीब लोग हैं जो बिजली के भारी बिल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एहतजाजी मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि म्युनिसिपल हुदूद में आने वाले इलाकों में डिजिटल मीटर लगाने में महकमा नाकाम रहा। आखिर में गांधरबल स्टेशन हाउस के अहदेदारों ने मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। मगर सहारा ये तूत कि मुलाजमी ज्यादा ना खेक सोरे अंद ताम टुकड़ो सह करो तो सान बचे दर बदर रूद गए खुदकशी कर रूद तैयार तुम करो मगर कुन गरीबी तुम तारे बिजली यमो त्रो तार वो यमो लग मीटर वो कहें मगर पता सरसी तमाम लग योर आय द्राय नबर कहें बूझ डिस्ट्रिक्ट गांधरबलस लागन क्या कोर खून गरीब आम ये कर मजूर तथ लार तुम वन क्या करो रोपये 2 दिनान तिम दिना आयालस क्या तिम परम फीस मीटर द्राय कहें ते जनान नबर क्या कून मगर कून मा सान योत खतर मीटर लागन कहें
उधमपुर में तहसील पंचायत डंडोटा और पंचायत बड़ौदा और ब्लॉक पंचायत पंचारी में उस वक्त गम की लहर दौड़ गई जब उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के दरोला में कोल्ड स्टोरेज की ज़ेर तामीर छत गिरने से दोनों पंचायतों के 5 अफराद की मौत हो गई। इस हादसे में कुल 7 अफराद की मौत हुई जबकि 2 दर्जन से ज्यादा अफराद को बचाया गया। यह खबर मिलते ही गांव वालों की कसीर तादाद महलूकीन के लवाहकीन के घर पहुंची और उनसे इजहार ताज़ियत किया। मध्य प्रदेश में वो दिहाड़ी लगाने के लिए काम करने के लिए गए हैं जहां से, तो वहां पर उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो चुका है जो पूरा ब्लॉक पंचायत जो है इतने शोक में है, क्योंकि हमारे जहां के इस गांव के अंदर ही 2 हमारे जो बच्चे थे वो चले गए हैं जहां से, जो परसों जहां घर से गए थे कल जो वहाँ पर पहुँचे थे, तो पता नहीं क्या हुआ कैसे हादसा हुआ हो उसके बारे में तो हम जानते नहीं हैं। जितनी भी इन गरीब परिवार के लिए जो मदद हो सकती है गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा मदद करनी चाहिए। दूसरी हमारी तरफ से जो इतना ज़्यादा वो है कि जो इनकी डेड बॉडियाँ हैं वो हमारे घर तक पहुँचाई जाए। ये जो हादसा हुआ है बहुत दुखद हादसा हुआ है हमारा ब्लॉक पंचायत दनोता के लिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो घटना घटी है ये मेरे पंचायत दनोता के 2 कैजुअल्टी हुई है और हमारे जो साथ में जो अर्जानी पंचायत है बदौता वहाँ पे भी 2 कैजुअल्टी हुई हैं और ओवरऑल जो है जहाँ तक ब्लॉक पंचायत में तो 5-6 कैजुअल्टी जो हुई है। तो मेरी यही अपील रहेगी कि कम से कम इन फैमिलियों को जो भी सहायता होगी एलजी प्रशासन और भारत सरकार से वो दी जाए। और साथ में ये कहना चाहता हूँ कि इसकी जांच भी होनी चाहिए कि ये इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ है। सीआरपीएफ के जवानों ने आरओपी ड्यूटी के दौरान काबिल सताइश काम अंजाम दिया। वसीम रजा नामी शख्स नेशनल हाईवे पर कार के जरिए अपने ऑफिस की जानिब जा रहे थे कि अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके फौरन बाद 130 बटालियन सीआरपीएफ के एक जवान ने वसीम को सॉर्बिट्रेट दवाई दी जिससे इसकी जान बच गई। वसीम ने सीआरपीएफ के जवानों का शुक्रिया अदा किया। लोगों ने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के इस इकदाम की सताइश की। आपको ठीक है कहाँ से हो आप? मैं श्रीनगर से हूँ। श्रीनगर से अभी कहाँ जा रहे थे? ऑफिस जा रहा था मैं। ऑफिस कहाँ पर है? बिजबारा में। तो आपको सॉर्बिट्रेट दी इन्होंने? जब भी मैंने इसको सरदार जी को बुलाया जल्दी आ जाओ। दूसरा आदमी था उसने जल्दी जैसे दवाई नहीं मेरे मुंह में डाल में ठीक हो गया। किसने दी दवाई? आपने दी। जेपी था साथ में आपके? सॉर्बिट्रेट वो गोली ऐसी है ना, वो गोली इधर से ले भाई के। हेलो। तो वो गोली ऐसी है ना, वो गोली आपको थोड़ा टाइम दे देती है आपके, ठीक है ना, हार्ट को। तो अभी आप जाके दोबारा दिखा लेना, ठीक है। अगर आपको दिक्कत लग रही है तो हम हॉस्पिटल ले जाते हैं अपनी गाड़ी में। एक्चुअली क्या इधर बिजबारा में ना हॉस्पिटल। हाँ जी हॉस्पिटल में। आपके साथ कौन है? ड्राइव कौन कर रहा है? ड्राइव खुद करूँगा। नहीं भाई ड्राइव खुद मत करो, आपको किसी के साथ भेज देते हैं हम, ठीक है। गुरेज की सियासी लीडर निसार अहमद लोन ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि दरमानदा मुसाफिरों के हुजूम को पेश नजर रखते हुए फौजी हेलीकॉप्टर की खिदमत हासिल की जाए। उन्होंने कहा कि मुसीबत ज़दा मुसाफिरों के लिए सिविल हेलीकॉप्टर नाकाफी साबित हो रहा है। निसार अहमद का कहना है कि भारी बर्फबारी की वजह से बांडीपुरा गुरेज सड़क खोलने में मजीद वक्त लग सकता है। पूरा रोड बिल्कुल बंद हो चुका है, काफी बर्फबारी हुई है। गवर्नमेंट ऑफ J&K खुसूसन हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत शदोमत से कोशिश कर रही थी कि हम इस रोड को एक बार फिर खोलें ताकि आवाम जो है अपने अपने मुकामात पर आराम से पहुंच सके, लेकिन बदकिस्मती से बर्फबारी बहुत हो चुकी है। इस पर काम करना इस वक्त मुश्किल है। इंशाल्लाह मौसम खुलते ही अच्छा खुशगवार मौसम मिलने पर यह रोड जल्द से जल्द खोलने के लिए हम फिर अपील करते हैं डीसी साहब से। इस दौरान हमारी ये गुजारिश है कि जो चापर इस चलाया जा रहा है गुरेज से बांडीपुर से गुरेज के लिए सवारियाँ बहुत जमा है, ये चापर जो है नाकाफी है, इसलिए गुजारिश करते हैं कि वो आर्मी से मदद मांगे ताकि हमें 17 की कुछ खुसूसी परवाजों का बंदोबस्त करके सवारियों को अपने अपने मुकामात पर पहुंचाया जाए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हो और अगली खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर महजूर फाउंडेशन ने मौलाना आजाद मेमोरियल डिग्री कॉलेज के इश्तिराक से शायरी कश्मीर महजूर की याद में एक अदबी और सकाफती तकरीब मुनक्किद किया। शायरी कश्मीर महजूर की अदबी खिदमात, मजहबी रवादारी, भाईचारा और उनके आफाती पैगाम को उजागर करना प्रोग्राम का असल मकसद था। तकरीब में मुअज़्ज़ज़ उलमा, दानिश्वरों, शअरा, अदीब के अलावा दीगर मुमताज शख्सियात ने शिरकत की।
आज हमने मौलाना आज़ाद डिग्री कॉलेज में के इस ऑडिटोरियम में इस तकरीब का एहतमाम किया। इसमें जम्मू के बल्कि वादी से भी कई शोरा, दानिश्वर और मुफक्किर यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने इस तकरीब में शिरकत की। महजूर साहब की ज़िंदगी और उनकी कंट्रीब्यूशन के हवाले से कई मकालात पढ़े गए। इसके अलावा महजूर साहब के कलाम को मूसीक़ारों ने अपने मूसीकी की धुनों पर पेश किया और इसके अलावा भी कई तकारीर हुई जिसमें महजूर साहब की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशों पर रोशनी डाली गई। महजूर वलोहा बागवानो नवबहारुक शान पैदा कर फलन गुलगत करन बिलबुल तुथी सामान पैदा कर। यह महजूर सबुन नार शार वनो नाथ नार क्या अत मज मोहब्बत, अत मज खुलूस, अत मज अखबत। महजूर वनान न्याय त्रयू माय थयू पान वन पोज मोहब्बत बगरयू पान वन। महजूर अत हिंदिस तो मुसलमानस वनान तुह दोद तो शकर तो हियू ब्रो कुन तो यह बगरयू तो यह मिलनयू। गो योतान महजूर सबन शायरी वुचान यह लोल यह मोहब्बत। सद शायरी मज रोमांटिसिज्म, अम सद शायरी मज रेवल्यूशन ते, अम सद शायरी मज भाईचारा ते, अम सद शायरी मज प्रेयर ते, अम सद शायरी मज कि तमें आम खताब दिन शायरी कश्मीर महजूर चूँकि अम सात पन रोमांटिक पोइट्री लीच तथ दुत पत खताब टैगोरन। फिल्म स्टार पल्लवी जोशी का कहना है कि कश्मीर में जो तरक्की अब हो रही है वो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये कभी न होने से बेहतर है। ताहम अब भी जो तशद्दुद हो रहा है वो परेशान कुन है। जब तशद्दुद मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा, हकीकी तरक्की तब शुरू होगी। पल्लवी जोशी ने कहा कि कश्मीर को सिर्फ सयाहती मकामात तक महदूद रखना मुनासिब नहीं है। यहाँ की तहजीब व सकाफत और तारीख से लोगों को वाकिफ कराने की अशद जरूरत है। इस वक्त तो विशेष तौर पे बात करते हैं, पल्लवी जोशी हमारे साथ में है। मैम, ये जो फिल्म है, इस फिल्म को करने के वक्त में जो जिस तरह से आप लोग पूरा खोते हैं और जो एक पात्र के लिए एक जो तमाम कश्मीर जो है, कश्मीर में जिस तरह से विकास डेवलपमेंट चल रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? कश्मीर में जिस तरह से विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? वो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था मेरे ख्याल से। जो हो रहा है बहुत लेट हो रहा है, पर ठीक है, दे रहा है दुरुस्त है। लेकिन इसके बावजूद जो वहाँ पे अभी तक हिंसा हो रही है उसको लेके बहुत व्यथित होता है मन। वो जब रुकेगी तब सही मायने में वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू होगी, ऐसा मेरा ख्याल है। पत्थरबाजों पे काफी लगाम लग चुका है, टेररिस्ट जो गतिविधियां हैं उस पर काफी काम हो चुका है, तो कैसे आप देख रहे हैं कि कितना जल्दी और अमन और चैन जो है कश्मीर में देखने को मिलेगा? देखिए, ये सब इसके तो सारे पॉलिटिकल जवाब हैं और उनमें से एक भी जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरा पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन हाँ, इस समस्या का समाधान बहुत जल्दी निकालना चाहिए और ये सिर्फ गवर्नमेंट के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है। हम कितना भी चाहें, फिर भी जब तक ये पॉलिटिकल विल नहीं होगा तब तक कुछ चीज़ें मुमकिन नहीं हो पाएंगी। देखिए, कश्मीर कुछ फॉरेन जगह तो है नहीं हमारे लिए, हमारी धरती का एक हिस्सा है। हमेशा से कश्मीर को फिल्मों में लोग देखते आ रहे हैं, हमेशा लोग घूमने वहाँ जाया करते थे। बीच का एक कुछ ऐसा वक्त था जब नहीं जा रहे थे वहाँ पे, टूरिज्म भी अफेक्टेड था। लेकिन सिर्फ टूरिज्म तक कश्मीर को लिमिटेड रखना ये सही बात नहीं है। आप राजस्थान के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, आप उदयपुर के राजाओं के बारे में, जोधपुर के महलों के बारे में, आप हवा महल के बारे में सब कुछ जानते हैं। उस तरह से आप खीर भवानी के बारे में नहीं जानते, उस तरह से आप मार्तन टेम्पल के बारे में नहीं जानते। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो कश्मीर को मेन स्ट्रीम में आना बहुत ज़रूरी है और जैसे जैसे हमारे लोग वहाँ जाना शुरू होंगे, हमारे लोग वहाँ बसना शुरू हो जाएंगे, तभी तो सही मायने में हमारा जाना आना ज़्यादा होगा। तो ये सारी चीज़ देखिए, सारी चीज़ों के पीछे व्यवस्था है, सारी चीज़ों के पीछे प्रशासन है, शासन है। तो जब तक वहाँ पे उनके थ्रू कुछ जब तक बदलाव नहीं होगा, हम तो सब तैयार हैं, हम तो योद्धा हैं, हम तैयार हैं, बस हमें आप बोल दीजिए, लेकिन व्यवस्था वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से अगर देखा जाए, कश्मीरी पंडितों की एक जो संस्था है, उस संस्था के द्वारा जिस तरह से बाकायदा हम बातचीत कर रहे थे, तमाम कश्मीरी पंडित एक साथ इकट्ठा हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से कश्मीर की संस्कृति को और बेहतर तरीके से दुनिया के स्टेज पर आगे लाना है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
जम्मू कश्मीर की हुमैरा मुश्ताक पहली खातून कार रेसर हैं जिन्होंने न सिर्फ फार्मूला कार रेसिंग में हिस्सा लिया बल्कि चेन्नई में हाल ही में मुनक्किदा MRF इंडियन नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप के दौरान रेसिंग के मैदान में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। हुमैरा पेशे के एतबार से एक डॉक्टर है। 25 साला हुमैरा ने चेन्नई के मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में जारी चैंपियनशिप के दौरान पोडियम फिनिश किया। न्यूज़ 18 से गुफ्तगू करते हुए हुमैरा मुश्ताक ने कहा कि ये एक काबिल फख्र लम्हा है कि जम्मू कश्मीर की पहली खातून फार्मूला कार रेसर है और चैंपियनशिप के पहले राउंड में पोडियम फिनिश हासिल किया। हुमैरा ने कहा कि उन्होंने 5 साल की उम्र में गो कार्ट रेसिंग शुरू की। रफ्ता रफ्ता हुमैरा ने अपनी ड्राइविंग की महारत को बढ़ाया और आखिरकार रोटेक्स कार्टिंग करना शुरू कर दी और बाद में सिंगल सेंटर फार्मूला रेसिंग में चली गई। यूँ तो महिलाएं आज चांद तक पहुंच चुकी हैं और ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां महिलाओं ने अपनी कामयाबी के झंडे नहीं गाड़े, लेकिन जम्मू कश्मीर की महिलाओं के लिए एक फील्ड अभी भी अछूता था, वो था कार रेसिंग का, जिसको फुलफिल किया है हुमैरा मुश्ताक ने। हुमैरा, आप कार रेसर हैं, आपने फार्मूला कार रेसिंग की है, एक कार रेसर ही क्यों बनना चुना आपने? मेरा पैशन था रेसिंग, सो आई फॉलोड माई हार्ट एंड आई फॉलोड माई पैशन। कब शुरुआत हुई, कब आपको पता लगा आपको शौक है? क्या स्कूल टाइम में या उसके बाद? जैसे मतलब बचपन से अगर मैं देखूं तो मुझे हमेशा से रेसिंग बहुत पसंद आई है एंड आई ऑलवेज लव्ड रेसिंग। मुझे आई गॉट इनटू कार्टिंग। मैं कार्टिंग बहुत छोटी आई स्टार्टेड वेरी यंग, वेरी अर्ली ऑन, and I moved my way to single seaters and to formula racing as well as touring cars. So मैंने बहुत बचपन से कार्टिंग स्टार्ट की और 6-7 साल की उम्र से मैंने स्टार्ट कर दी थी और फिर मैं उसके बाद सिंगल सीटर्स की हैं, फार्मूला रेसिंग की है एंड टूरिंग कार्स भी की हैं। मेरी फैमिली का तो सपोर्ट रहा है। आई गॉट इनटू गो कार्ट्स, आई मीन 6-7 की, तो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट तो था। माई डैड वाज वेरी सपोर्टिव ऑफ दिस। इन फैक्ट ही गॉट मी इनटू दिस एंड आई हैव लाइक मेमोरीज ऑफ मी एज अ चाइल्ड ऑल्सो, यू नो, बीइंग इन द रेस ट्रैक। सो इट स्टार्टेड वेरी अर्ली ऑन, बहुत बचपन से ये सब हुआ और आई मीन बट and it escalated into, you know, in a professional way. So yeah, I mean that's how it has always been. I don't even remember where I started. I loved racing. मुझे जितना भी आया हमेशा से बचपन से, तो I've always been very obsessed with cars, toy cars, road tax, go karts. So मुझे बचपन से मतलब इंटरेस्ट रहा है गाड़ियों की तरफ। कुछ चैलेंजेस थे आपके लिए इस फील्ड में, क्योंकि आपने अभी जो टूर्नामेंट्स हुई हैं उसमें भी आपने ट्रॉफीज जीती हैं? हाँ, मेरा रिसेंट अभी जो हुआ था MRF नेशनल चैम्पियनशिप, वेयर आई हैड द फर्स्ट माइलस्टोन ऑफ माय करियर। मेरे करियर का पहला माइलस्टोन था, मेरी पहली पोडियम फिनिश। सो आई मीन इट्स रियली क्लोज टू माय हार्ट एंड सो या आई मीन दैट हैज़ बीन, सो या ऑफ कोर्स चैलेंजेस तो रहे हैं। देखिए, मेरा ये है कि जब व्हेन यू फॉलो समथिंग, किसी के फुटस्टेप्स को फॉलो करना या एक ट्रेडिशनल करियर को या कन्वेंशनल करियर्स को फॉलो करना, they get a little easier because they have a pattern, they have an approach, very generic standard approach. But जब you are making your own way, आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। So challenges तो आते हैं, मगर ये मेरा अपना डिसीजन था and I cherish it. I have no complaints again. I mean, I have no complaints. It was my decision. I wanted to pursue this, or you know, I was driven by the drive to be where I wanted to be. So I mean, these challenges, they for me they were very temporary because जो मुझे जहाँ जाना था मेरा फोकस वो था। मेरी टॉप स्पीड and test sessions I've done more than 350 kilometers per hour, 300 kilometers per hour, 320 kilometers per hour, like something like that. All about the car, how faster the car is. So yeah, of course, I mean, I can go as fast as I can. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हुमैरा मुश्ताक जो कि अब एक मिसाल बन चुकी हैं, हालांकि ये खुद को ये एक ड्राइवर समझती हैं, एक रेसर समझती हैं और इनका ये मानना है कि फ़ीमेल मेल सब एक जैसे होते हैं, लेकिन ये फिर भी जम्मू कश्मीर से पहली फ़ीमेल रेसर बन चुकी हैं, जो आने वाले टाइम में कई अपने ऐसी जो यूथ हैं, जो महिलाएँ हैं जो इस फील्ड में जाना चाहती हैं, उनको मोटिवेट कर सकती हैं। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।
बनिहाल और कटरा के दरमियान 110 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का काम आखिरी मराहिल में है और रेलवे हुकाम ने उम्मीद जताई कि रवां साल के आखिर तक बनिहाल और संगलदान के दरमियान रेल सर्विस को शुरू किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि सतह समंदर से 1500 मीटर की बुलंदी पर वाक़े रामबन के पहाड़ी इलाके समस्टन में रेलवे प्रोजेक्ट के कई टनलों और पुलों का काम दिन रात जारी है। दर्जनों रेलवे टनल बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक तैयार किए जा रहे हैं और इन टनलों की खुदाई में न्यू ऑस्ट्रेन टनलिंग मेथड की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। बनिहाल और संगलदान के दरमियान शदीद जियोग्राफी हालात में दर्जन के करीब रेलवे टनल मुकम्मल है और रेलवे ट्रैक, इलेक्ट्रिकल वर्क्स और ड्रेनेज के बकिया कामों में तेजी लाई गई है। रामबन के सुमड़ इलाके में है जहां पर रेलवे का काम बड़े जोर और शोर से जारी है और हम इस वक्त T49 टनल के सामने हैं। यह टनल खड़ी और खड़ी से बानहाल को जोड़ेगा। आइंदा उम्मीद है इस साल के आखिर तक उम्मीद है कि यहाँ रेल का सिलसिला जो वो शुरू किया जाएगा। जो काम है बड़े जोर और शोर से जारी है। बहुत ज़्यादा जो अफरादी कुव्वत है, मैन फोर्स जो है वो काम पर लगी हुई है, मशीनरी हर जगह काम पर लगी हुई है। आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर चल रहे हैं, आखिरी मराहिल से गुजर रहा है आपका प्रोजेक्ट। कहाँ पहुँचे आप, क्या काम कर रहे हैं आजकल आप? आवाम को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिनकी सहायता से आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि जम्मू कश्मीर को भारत के शेष इलाके से रेलवे के थ्रू जोड़ दिया जाएगा। हिंदुस्तान का सबसे लंबा रेलवे टनल बन के तैयार हो चुका है और रेल ट्रैक बिछाने का काम जारी है। इसमें हमारा सिविल वर्क करीब करीब ख़त्म हो चुका है और ट्रैक बिछाने का काम जारी है जो कुछ ही महीनों में बिछा करके रेलवे ट्रायल के लिए चालू कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि इसी साल तक हमारा ट्रायल रन सुमड़ स्टेशन और आरपी जला स्टेशन के बीच में ट्रायल रन कर लिया जाएगा। अब तक हम बात करें T49 का जो करीब करीब 13 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से 5.1 किलोमीटर हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसकी तरफ से मैं हूं और बाकी का जो हिस्सा है T49B के नाम से है जिसमें एफकॉन्स काम कर रहा है। ये हमारे लिए बड़ा ही फ़ख्र की बात है कि इस मेगा प्रोजेक्ट से हम लोग जुड़े हुए हैं। हमने पूरा टनल डिफरेंट जियोलॉजिकल कंडीशन से गुजरते हुए जहाँ पर हर एक मीटर में हमारा स्टेटा चेंज हो जाता है, जिसके चलते खुदाई में भी कठिनाई होती है। लेकिन हमारे जो वर्कर्स थे, हमारे जो इंजीनियर्स थे, एक मिनट भी बगैर हार माने हुए अनवरत कंटिन्यूअस 1 सेकंड बगैर रुके हुए कंटिन्यू दिन रात काम किया है, जिसके चलते आज हम लोग इस मकाम पर हैं कि रेलवे का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। पहाड़ी जिला रामबन के इस दूर दराज इलाके में पहाड़ी सिलसिला है। ये सुमड़ का इलाका जहां पर रेलवे का काम चल रहा है और आखिरी मराहिल से गुजर रहा है। यहाँ से बेशतर टनल बनाए जा रहे हैं। सबसे लंबा टनल जो हिंदुस्तानी रेलवे का होगा वो भी इसी इलाके में तामीर हो रहा है। फिलहाल ये काम चल रहा है और उम्मीद है लोगों को कि आइंदा वो रेल के जरिए कश्मीर से सीधा जम्मू तक का सफर कर पाएंगे। मैं मोहम्मद तस्कीन, न्यूज़ 18 के लिए सुंबड़ रामबन से। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करती हूं और अगली खबर का रुख करते हैं। अस्कनी भदर काशी उत्सव की इख्तितामी तकरीब के मौके पर 11,500 से ज्यादा अफराद मौजूद रहे। इस मेले का इनकाद जिला इंतजामिया डोडा ने महकमे सयाहत जम्मू और फौज की राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के इश्तिराक से किया। इख्तितामी दिन स्नो फुटबॉल, सिकिंग और दीगर मुकाबलों के साथ साथ म्यूजिकल इवेंट का भी एहतिमाम किया गया। इस मौके पर DC डोडा शेषपाल महाजन मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने कहा कि कौमी और बैनुल अक़वामी सयाहों ने भदरवाह का दौरा करने में जबरदस्त दिलचस्पी का मुजाहिरा किया। कुछ यहाँ पे स्टेक होल्डर हैं, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, तो इससे काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा टूरिज्म सेक्टर को। और पहले हमारा 2 महीने का सीजन हुआ करता था, अब तो 12 महीने का हो गया। जैसे स्नो में यहाँ पे कोई नहीं आता था, अब स्नो की बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, यहाँ पे स्नो स्कीज, ये सब कुछ हो रहा है, तो इससे डेफिनेटली बूस्ट मिलेगा टूरिज्म सेक्टर को, काफी ज्यादा काम भी बढ़ेगा। आज का जो फेस्टिवल है इससे लगता है मुझे कि भदरवाह को एक बहुत बड़ा टूरिज्म बूस्ट मिलने वाला है। आप देख रहे हैं यहाँ हजारों के लोग भदरवाह से आए हैं। भदरवाह तो क्या, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर पूना, बम्बई, गुजरात वगैरह मैं सब देख रहा हूँ, यहाँ काफी सैकड़ों के लोग आए हुए। तो मैं
यही गुजारिश करना चाहूँगा इन सब से, पूरे हिंदुस्तान से, कि वहाँ आए, भदवा में आए, अपना लुत्फ उठाएं। यहाँ और अच्छा लगेगा आपको, इसलिए वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सबका। आपने कहीं बर्फ देखी थी आपने? हाँ नहीं, पहली बार देखा है। कैसा भी होता है क्या नजारा, ये हमने देखा है, बहुत अच्छा। क्रिकेट भी पहले देखी, बर्फ पे क्रिकेट पहली बार देखी हमने, बहुत अच्छा लगा। हमने कोशिश की है, ये आने वाले दिनों में हमें रिजल्ट दिखाएगी। जो हमने टूरिज्म के साथ जुड़ के, आर्मी के साथ जुड़ के, स्टेक होल्डर्स के साथ जुड़ के भदरवा को एज अ ईयर राउंड डेस्टिनेशन, एज अ पीसफुल डेस्टिनेशन, एज अ सेंटर ऑफ कल्चर, एज अ सेंटर ऑफ हॉस्पिटैलिटी, एज अ सेंटर ऑफ स्नो, एज अ सेंटर ऑफ ग्रीनरी, जो सारी चीजें प्रमोट करने की सोची थी, मुझे लगता है उसमें टू अ लार्जर एक्सटेंट आप सब लोगों की मदद से हमें कामयाब। जम्मू में 2000 से जायद वकला ने जम्मू बार एसोसिएशन के नए सदर के इंतखाब के लिए अपना वोट डाला। बार एसोसिएशन के इंतखाबात के लिए सुबह से हाई कोर्ट कम्प्लेक्स में इंतजाम किए गए। वकला ने न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ बात करते हुए कहा कि जो कोई भी बार एसोसिएशन का सदर मुंतखब होगा वो वकला बरादरी की फलाह व बहबूद के लिए काम करेगा। हमारी बस यही एक्सपेक्टेशंस हैं। काफ़ी चीज़ें जो हम एज लॉयर्स हम इनसिक्योर रहते हैं अपने प्रोफेशन को लेके, क्योंकि हर चीज़ हमसे छीनी जा रही है। रजिस्ट्रियाँ पहले वकील करते थे, वो उनसे छीनी गई है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जितने भी यंग लॉयर्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, वो पहले आते थे, मेहनत करते थे, रजिस्ट्री से कम पैसा अपना कमा के जाते थे ताकि उनका घर बार चल सके, अपना खाना खा सके, वो उनसे छीन लिया गया है। हमारी ये एक रिक्वायरमेंट है। उसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि स्मूथ फंक्शनिंग हो कोर्ट में, किसी भी वकील को चाहे सीनियर हो या जूनियर हो उसको इनसिक्योरिटी ना हो, अपने काम को लेके वो आए, मेहनत से काम करे। सर यंग लॉयर्स के लिए भी अच्छा काम करना चाहिए इनको। मोस्टली जो मतलब नए जो एडवोकेट्स आते हैं यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम फेसिंग करनी पड़ती है उनको, तो उनके लिए भी काम किया जाए और पॉलिटिकल फ्री बार हो, यहाँ पे किसी का इन्फ्लुएंस ना रहे ज़्यादा, है नहीं, पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। बिल्डिंग का भी एक मसला है, चैम्बर्स का मसला है, वो क्या चाहेंगे आप? हम ये चाहते हैं कि एडिक्वेट रूम्स चैम्बर्स मिले हर लॉयर को। यहाँ पे चैम्बर्स बने हुए हैं मगर सबके पास बैठने की जगह नहीं है। बड़े ऐसे चैम्बर्स हैं जिन पे ताला लगा हुआ है बट उसमें कोई वकील नहीं आके प्रैक्टिस करता है, वो बंद चैम्बर्स है। हम चाहते हैं कि हमारे लिए सेपरेट चैम्बर्स बनाए जाएं, एक नई बिल्डिंग बनाया जाए, जितने भी यंग लॉयर्स हैं उनको भी मौका दिया जाए, उनके पास बैठने की एक जगह होनी चाहिए। अगर हमारे पास टेबल और कुर्सी नहीं होगा तो। जम्मू कश्मीर के आज़मीन हज के लिए खुशखबरी है। पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर की जानिब से जम्मू कश्मीर के आज़मीन हज के लिए एक खुसूसी मुहिम का एहतिमाम किया जा रहा है। इस मुहिम के तहत तकरीबन 350 तक 400 आज़मीन को यह सहूलत फराहम की जाएगी। सफर हज के लिए नया पासपोर्ट या पासपोर्ट की तजदीद के लिए फॉर्म दाखिल करने वालों को अप्रैल के पहले हफ्ते में अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस देवेंद्र कुमार ने न्यूज़ 18 को इस हवाले से जानकारी फराहम की। शनिवार और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में छुट्टी रहती है आज, लेकिन हमने हज एस्पायरेंट्स के लिए एक स्पेशल ड्राइव का आज आयोजन किया है यहाँ पे, जिसमें हमने मोर देन अप्रॉक्सीमेटली 400 एप्लीकेंट्स को हम एंटरटेन आज कर रहे हैं। पत्मे वरी पार्के आव न कह पार्के त्रिक ना दोक शेट न कह यह ग इंशाल्लाह 7 मज तो फार्म पासपोर्ट सह रिन्यू कर तथ अक्टूबरस तम डेट वन दोक ना तथ करो आज नए सदर तो यम दह हुर्राव तथ अक्टूबर तम गोडनथ ओतर लड़को आमुत तम दोस बह कह आए गोडन दोक आज बटवार यीज तो इंशाल्लाह यह करो ठीक। सयाहती मकाम यूसमर्ग बड़गाम में एक माह का स्की कोर्स आज इख्तिताम पजीर हुआ। इस कोर्स के दौरान लड़कों और लड़कियों को स्की की तरबियत दी गई। इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि नौजवानों को एडवेंचर स्पोर्ट्स की जानिब राग़िब किया जाए और साथ ही सयाहती मकाम यूसमर्ग को फरोग दिया जाए। और स्की कोर्स में कई अजला के लड़कों और लड़कियों ने शिरकत की। शिरकत करने वाले खिलाड़ियों ने खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये कोर्स उनके लिए काफी मुफीद रहा और उन्होंने काफी कुछ सीखा। आज इख्तितामी तकरीब के दौरान योगा कराया गया और इस दौरान डीसी बड़गाम सईद फखरुद्दीन हामिद मेहमान खुसूसी रहे। उन्होंने कहा कि बड़गाम में सयाहत को काफी सलाहियत है और इसकी फरोग देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि सयाहों का रुझान यूसमर्ग और दूध पथरी की जानिब बढ़ जाए।
ज़्यादा खुशी है। एक तो पहली बात, हम डिस्ट्रिक्ट बडगाम से और यूसमर्ग भी डिस्ट्रिक्ट बडगाम से ही आ रहा है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड है। पहली बार यहाँ पे स्कीइंग कोर्स किया जा रहा है और हमारे लिए ये प्राउड ही है। और हमने जो स्कीइंग सीखी है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी थी और बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिली और डिसिप्लिन का ज़्यादा ख्याल रखा गया यहाँ पे। जो जम्मू में 7 रोजा थिएटर फेस्टिवल का आज आगाज हुआ। फेस्टिवल में 7 थिएटर प्रेजेंटेशन होगी। फेस्टिवल का इफ्तिताह सईद आबिद रशीद शाह, सेक्रेटरी महकमे सकाफत ने किया। मीडिया से बात करते हुए सेक्रेटरी कल्चरल ने कहा कि जम्मू में ये एक मिसाली थिएटर फेस्टिवल है और इससे हिंदुस्तान से सकाफती नक्शे पर जम्मू को एक नई जिंदगी मिलेगी। इसका एहतमाम जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चरल एंड लैंग्वेज ने किया। थिएटर से ताल्लुक रखने वाले फनकारों में बहुत से ज्यादा जोश व खरोश देखा गया। देखिए, आज हमने एक फेस्टिवल ऑफ प्लेज वी हैव इनिशिएटेड इन अभिनव थिएटर जम्मू टू इन अ सेंस रिवाइव द थिएटर सीन ऑफ जम्मू एंड टू मेक श्योर कि जम्मू की जो ड्रामेटिक्स की, थिएटर की, आर्ट की, लिटरेचर की, जम्मू कश्मीर में इख्तिराई तौसी और पायदार ज़राअत को फरोग देने के लिए 463 करोड़ रुपए के 5 साला मंसूबे को मंजूरी दी गई है। इस मंसूबे के लिए 2000 किसान खिदमत गर कायम किए गए हैं और ये किसान खिदमत गर किसानों के लिए वन स्टॉप सेंटर के तौर पर काम करेंगे। प्रोजेक्ट का मकसद किसानों को काश्तकारी में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और मसाइल से वाकिफ कराना बताया जा रहा है। जम्मू के मुख्तलिफ दही इलाकों में ताल्लुक रखने वाले किसानों ने किसान खिदमत गर कायम करने हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया। बड़ा फायदा होगा, हमारे यूरिया से, खाद से नहीं मिलता मौके का टाइम से, और कोई फसल को बीमारी लग जाए उसका कोई इलाज नहीं लगता मुझे, तो ये बन जाएगा तो मुझे फ़ायदा होगा। इधर ही एग्रीकल्चर वाले को पूछ लेंगे क्या इसमें दवाई चाहिए, क्या इसमें सिटी वाली चाहिए, महीने वाली चाहिए, सभी इधर। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल। आदाब।